हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अरफात ख़ान हमेशा की तरह, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने एक एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है रिसेंटली, और उस एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर मैं अभी तक 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 जो था वो चैप्टर फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड था। लेक्चर नंबर 2 जो था वो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड था। मतलब हमने इन 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आज का हमारा इस सीरीज़ का यानी कि एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और टाइटल में आपको पता चल गया होगा कि ये जो चैप्टर है कौन सा है। हम लोग सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं हमेशा की तरह, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आपको सॉल्व करने आने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं वो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, फिर रिलेशन आ जाता है लीनियर क्वांटिटीज़ का एंगुलर क्वांटिटीज़ के साथ, फिर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सर्कुलर मोशन के, जो हम आज के एमसीक्यूज में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये थियोरिटिकली मैं ऐसे अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें, टॉपिक पढ़ना चाहें कि हाँ भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उनकी डेरिवेशन करना चाहें, फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें, तो आप वो टॉपिक वाइज देख सकते हैं ना। जिन जिन टॉपिक्स का मैं जिक्र करूंगा आज के लेक्चर में, वो सारे टॉपिक्स मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है वो सेपरेटली अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन खैर, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हम उसके टॉपिक की डिटेल की तरफ ज़्यादा नहीं जाते कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, जो भी है। हम उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करके और उस न्यूमेरिकल को या उस एमसीक्यूज़ को जो गिवन होता है उसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। ये रहे आज के हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r with constant speed v, its angular velocity is, ठीक है। आपसे वो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, ठीक है। और आपको अगर ऑप्शंस नजर आ रहे हो A B C D, सारे ऑप्शंस के अंदर v और आपको r नजर आ रहा है। जो सिर्फ v होता है ना, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी, और जो ओमेगा होता है ना, जिसका जिक्र कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी का, जो आपसे पूछना चाह रहा है, उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ पर बॉडी के पास 2 वेलोसिटीज होती हैं, एक होती है उसकी लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, और एक होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो वो आपसे ओमेगा का पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का पूछ रहा है। तो भाई ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। और जब रिलेशन बनाते हैं ना, तो एक्चुअली हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो बनता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहां पर जो v आ रहा है इट इज फॉर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, और यहां पर जो ओमेगा आ रहा है इसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। अब वो आपसे अगर एंगुलर स्पीड का पूछ रहा है, वेलोसिटी का पूछ रहा है, ओमेगा का पूछ रहा है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो r मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा v अपॉन r, और ये बन गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। बेसिक से स्टार्ट किया, सिंपल ना, कि भाई फॉर्मूला क्या होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी का, अगर वो आपसे r का जिक्र करे, और अगर वो आपसे कांस्टेंट स्पीड यानी कि v का जिक्र करे, तो ओमेगा का फॉर्मूला यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला v अपॉन r बनता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। Their speeds are such that each makes complete circle in the same duration of time t। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 रेसिंग कार्स हैं, उनके मासेस डिफरेंट हैं, एक का m1 है, एक का m2 है, वो डिफरेंट सर्कल्स में घूम रही हैं, डिफरेंट रेडियाएं हैं, उनके रेडियस डिफरेंट हैं, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है, दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन उनके जो कंप्लीट सर्किल करने का जो टाइम है ना, वो दोनों सेम टाइम में कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही हैं। मतलब जितने टाइम के अंदर फर्स्ट वाली कार कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, उतने ही टाइम में दूसरी वाली कार भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है। मतलब उनका जो टाइम पीरियड है दोनों कार्स का वो सेम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम है। आगे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार इज। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, रेशियो पूछना चाह रहा है, और रेशियो भी किसका, एंगुलर स्पीड का। और भाई एंगुलर स्पीड का अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ी यूज करोगे आप कि सर आपने अभी तो लिखा है कि ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। नहीं, ये तो जब यूज करते हैं जब आपसे वो जिक्र करेगा स्पीड का, v का, और दूसरा वो आपसे r का जिक्र करेगा। लेकिन यहां पर इसने किसका जिक्र किया है, इसने जिक्र किया है टाइम का, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र किया है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अगर वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र करे ना, तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो होता है 2 पाई अपॉन t। ये फॉर्मूला बनता है।
जब वो ड्यूरेशन का जिक्र करे, जब वो टाइम पीरियड का जिक्र करे, ठीक है, कंप्लीट रेवोल्यूशन का जिक्र करे, तो फिर ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का यानी कि स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब आप नोट करें एंगुलर स्पीड के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ टी आ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है, ना इस क्वेश्चन में दिया गया मास का जिक्र आ रहा है, ना इस क्वेश्चन में दिया गया रेडियस का जिक्र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन का जिक्र आ रहा है। इसका मतलब टाइम का जिक्र आ रहा है। मतलब ये हो गया कि एंगुलर स्पीड सिर्फ डिपेंड करती है टाइम पीरियड पर। और मजे की बात इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों का टाइम पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिल्कुल सेम है। अगर दोनों के ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेम है ना, भले से मासेस डिफरेंट हो, भले से रेडियाई डिफरेंट हो, याद रखिएगा दोनों की एंगुलर स्पीड भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन पर यानी कि टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रही है। तो अगर ओमेगा 1 है ये, तो उसका ओमेगा 2 का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आप इस बात को लिख सकते हैं कि सिंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम is same for both, hence angular speed of both cars will be same। ठीक है, ये मैं रीजन लिख रहा हूं यहां पर, ये रीजन लिख दिया मैंने, क्योंकि ड्यूरेशन दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो टाइम पर ही डिपेंड करता है। तो टाइम के सेम होने की वजह से दोनों की एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ओमेगा 1 बराबर होगा ओमेगा 2 के। और जब भी कोई फैक्टर सेम होता है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सेम हो जाती हैं, तो उनका रेशो हमेशा किसके बराबर आता है, 1:1 के। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर वैल्यू बराबर हो जाए तो ये रेशो किसके बराबर आएगा, 1:1 के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वो सी में लिखा हुआ है ना, 1:1। हेंस इसका आंसर आएगा 1:1, क्योंकि एंगुलर स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रही है, ना मासेस पर डिपेंड कर रही है और ना रेडियाई पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड इज रोटेटेड इन अ सर्किल विद कांस्टेंट स्पीड v। मतलब सीधी सी बात है कि स्टोन है, आपने उसको एक जो है वो स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, टाइट कर दिया, और उसके बाद आप उसको घुमा रहे हैं, और वो ऐसे घुमा रहे हैं कि आप उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो एक सर्किल के अंदर घूम रहा है, वो स्टोन यानी कि वो पत्थर। इफ द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, बोला है कि अगर हम स्ट्रिंग को रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो वो जो स्टोन है वो कहां फ्लाई करके जाएगा, कहां उड़ के जाएगा। चार ऑप्शंस लिखे हैं इसमें, लिखा हुआ है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, फिर थर्ड में लिखा हुआ है टेंजेंशियली आउटवर्ड, और फिर फिफ्थ में लिखा हुआ है विद एन एक्सेलरेशन mv²/L। सबसे पहले ये सुन लिएगा भाई कहानी क्या होती है। सर्कुलर पाथ में अगर वो स्टोन घूम रहा हो, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ये सर्किल का सेंटर आ जाएगा, ठीक है। उसकी लेंथ क्या कहा जा रही है कि उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है, यहां से लेकर यहां तक ये L लेंथ है। किसी भी पॉइंट पर स्टोन के पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि v। इसको हम कहते हैं v, लीनियर वेलोसिटी कह लो या टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लो, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, जब तक तो स्टोन इस लेंथ के साथ, इस स्ट्रिंग के साथ टाइड है, बंधा हुआ है, तो ये रोटेट करता जाएगा, ठीक है, करता जाएगा। लेकिन जिस पॉइंट पर उस स्टोन को रिलीज किया जाएगा ना, तो याद रखिएगा हमेशा सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाली बॉडीज जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स से आजाद होती हैं, मतलब उन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करना बंद करती है जैसे ही, तो वो जो बॉडीज होती है ना, वो हमेशा टेंजेंशियली बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसका मतलब अगर ये स्टोन है, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी किसी भी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ना लीनियर, वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्किल होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो याद रखिएगा ये जो स्टोन है ना, अच्छा रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड मतलब ये रेडियस है ना, रेडियली आउटवर्ड मतलब ऐसे, मतलब अगर वो आप इसको यहां से रिलीज करें तो ये क्या पत्थर ऐसे घूमता घूमता यहां पहुंचेगा तो ये यूं निकल जाएगा बाहर, रेडियली आउटवर्ड नहीं। या क्या ये पत्थर ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगा, रेडियली इनवर्ड नहीं, ये जाएगा टेंजेंशियली यानी कि टेंजेंट टू द सर्किल, और वो किसकी डायरेक्शन में, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अगर आप इस स्टोन को इस पॉइंट पर रिलीज करेंगे ना, इस पॉइंट पर, तो ये ऐसे टेंजेंशियल आउटवर्ड ऐसे जाके ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, टेंजेंशियली आउटवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये हाईलाइटेड वर्ड है कांस्टेंट स्पीड। इट हैज, और फिर ऑप्शंस में लिखा हुआ है सबसे पहले में कि अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर लिखा हुआ है कि अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर लिखा हुआ है एन एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, या फिर एन एक्सेलरेशन विच वेरीज विद टाइम। अब सुनिएगा मेरी बात,
कंडीशन गिवन है कि भाई वो कांस्टेंट स्पीड से घूमे जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। याद रखिएगा स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ पर बॉडी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, सर्कुलर पाथ पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। इसी वजह से सर्कुलर पाथ पर बॉडी के पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। जैसे ये देखो, ये सामने देख लो, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। जब ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी, जब ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहां हो जाएगी, जब ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी। तो अब आप नोट करें कि जैसे जैसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, भले वो कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड, ठीक है, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। दूसरे में लिखा हुआ है अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है भाई, उसके पास भी दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सर्कुलर पाथ पर जिस एक्सेलरेशन की भाई आप बात कर रहा है ना, ये पता है कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसकी डायरेक्शन AC की इस तरफ हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगी। पार्टिकल यहां पर है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। पार्टिकल यहां पर है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ऐसा है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, AC इज इक्वल टू V²/R, है ना, ये होता है ना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का। अब वो कह रहा है कि विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट बोल दी उसने इस क्वेश्चन के अंदर। अगर स्पीड कांस्टेंट हो ना तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है। और कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। जब ये पार्टिकल यहां पर है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, जब ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, होगी टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है, डायरेक्शन चेंज कांस्टेंट नहीं होती। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा स्पीड के कांस्टेंट होने की वजह से। और डायरेक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, है तो टुवर्ड्स द सेंटर लेकिन चेंज हो रही है, यहां पर है तो इस तरफ है, यहां पर है तो इस तरफ है, यहां पर है तो इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्किल, स्पीड कांस्टेंट है, वही वाली बात ना। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है नो वर्क इज डन ऑन इट। नंबर बी में लिखा हुआ है नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। सी में लिखा हुआ है नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। और डी में लिखा हुआ है इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। उल्टा चलते हैं, डी से मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि भले से ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पर स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन गलत हो गया, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। सी में लिखा हुआ है नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बॉडी जब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है ना, उस पर एक फोर्स लाजमी लगती है, वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, फोर्स लाजमी लगेगी। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी उसमें एक एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस हो चुकी होती है, वो कौन सी वाली होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा बच गया, ए, सर्कुलर पाथ पर बॉडी पर कोई वर्क डन नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो इस वजह से कि सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और जो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है ना हर पॉइंट पर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो कोई वर्क नहीं होता। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नो वर्क इज डन ऑन इट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम मूविंग इन कोसेंट्रिक ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर। पहला वाला कैपिटल आर है और दूसरा वाला स्मॉल आर है, मतलब ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। पहले वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर और दूसरे वाले का स्मॉल आर, सच दैट देयर ड्यूरेशंस आर द सेम। मतलब उनका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड दोनों बॉडीज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो सेम है। टाइम पीरियड का जिक्र कर रहा है कि टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपने इन दोनों बॉडीज के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशो बताना है।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रेशो बताना है। तो आप सुने मेरी बात, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशो हम बता सकते हैं अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो तो अभी हमें याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AC इज इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला, एक तो होता है v²/r और एक होता है r ओमेगा स्क्वायर और एक होता है 4π² r/t²। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं, हमें इन तीन फॉर्मूला में से वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ड्यूरेशन का जिक्र हो, टाइम पीरियड का जिक्र हो। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ये वाला 4π², सॉरी ये स्क्वायर होगा, 4π² r/t², ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ड्यूरेशन सेम है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा। आपने रेशो फाइंड करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो एक काम ही करते हैं कि मैं यहां पर रेशो फाइंड कर लेता हूं। मैं पहले वाले के एक्सेलरेशन को A1 कह देता हूं और दूसरे वाले के एक्सेलरेशन को A2 कह देते हैं। ठीक है, रेशो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ऊपर आ जाएगा फॉर्मूला एज इट इज, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा, क्या 4π²। लेकिन जो फर्स्ट रेडियस गिवन है वो आपको कैपिटल R गिवन है ना, तो मैं इस स्मॉल r की जगह, ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले के अंदर अब वैल्यूज पुट करना है मैं, ये आ गया कैपिटल R/t² और होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि आप रेशो फाइंड कर रहे हैं, अब नीचे अपॉन में A2 यानी कि दूसरी वाली बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और सेम रहेगा ये वाला फॉर्मूला, क्या रहेगा 4π²। और इस बार जो दूसरा रेडियाई गिवन है, रेडियस गिवन है आपको, वो स्मॉल r से गिवन है, तो स्मॉल r को स्मॉल r रहने दें और अपॉन में ये आ जाएगा t²। ठीक है, तो आपने क्या किया, रेशो निकाल दिया। रेशो निकाला नहीं, अभी तो रेशो लिखा हुआ है। तो A1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नंबर 1 ये ऊपर फॉर्मूला, A2 दूसरे वाले का अपॉन में आ गया फॉर्मूला। अब कैंसिलेशन कर दें भाई, उसने कहा कि दोनों के ड्यूरेशन सेम है तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, 4π² से 4π² कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है कैपिटल R और अपॉन में बचा हुआ है स्मॉल r। तो इन दोनों का जो रेशो है यानी कि A1 रेशो A2 ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है R/r के। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका, R/r, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है A। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज। भाई वॉच घड़ी के अंदर तीन हैंड्स होते हैं, यानी कि तीन सुइयां होती है ना। एक जो होती है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि सेकंड के साथ चल रही होती है, 1 2 3 सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। और एक जो हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है, यानी कि जो मिनट्स बता रही होती है सुई। और एक जो होता है हैंड वो होता है आर, जो कि आपको घंटे बता रही होती है कि कौन सा घंटा चल रहा है, मतलब 1 बज रहा है, 2 बज रहा है। ठीक है, तो तीन किस्म के हैंड्स होते हैं वॉच के अंदर, या तीन सुइयां होती हैं, सुई होती है। ठीक है ना। अच्छा ये किन दो हैंड्स की बात कर रहा है, एक ये बात कर रहा है मिनट हैंड की जो मिनट्स बताती है, और एक ही बात कर रहा है दूसरा हैंड कौन सा है, आर हैंड की, जो कि आपको घंटे बताती है, आवर्स बताती है। ठीक है, अच्छा अब एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है ना, रेशो की बात कर रहा है। पहले एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिएगा, एंगुलर स्पीड का हमें पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π/t। ये होता है फॉर्मूला एंगुलर स्पीड का, 2π/t। तो t जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। अब अगर मैं एंगुलर स्पीड पहले अलग अलग दोनों की लिखना चाहूं, भाई मैं चाह रहा हूं कि भाई पहले मैं मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड पता करूं कितनी होती है, और मैं आर हैंड की पता करूं कितनी होती है। पहले तो दोनों की स्पीड्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, और देखो ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है ना, इसके साथ में छोटा सा MIN लिख देता हूं फॉर मिनट हैंड। तो देखो 2π/t, t का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। अब आप ये सोचें, वो जो मिनट वाली जो सुई होती है उसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी देर में होता है, मिनट वाली की 1 मिनट मत बोलिएगा, वो तो 1 मिनट, तो 1 मिनट ये होता है खाली, है ना। मैं कह रहा हूं कि वो जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी देर में होता है, वो होता है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स के अंदर। मिनट हैंड यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने का जो टाइम होता है वो कितनी देर में करती है, 60 मिनट्स के अंदर करती है, 1 घंटे के अंदर करती है। ऐसा है, तो देखें टाइम पीरियड कितना पुट करूंगा मैं, 60, और इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा रेडियन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है, रेडियन पर, ये आ गया मिनट, 60 मिनट्स के अंदर। तो देखो 2π/60 मिनट यानी कि रेडियन पर मिनट, ये हमारे पास मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड आ गई। अब हम लिखते हैं किसकी, आर हैंड की, है ना। तो एंगुलर स्पीड फॉर HR, आर हैंड की बात कर रहे हैं। तो देखो ऊपर 2π तो कांस्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर 2π हो जाता है ना। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि आर हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है। हाँ भी बताओ, वो जो घंटे वाली जो आवर्स को रिप्रेजेंट करती है सुई, उसको कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है। मतलब अगर जो घंटे बता रही है 12 बज रहे हैं, ठीक है, वो दोबारा 12 बजे कब आएगी,
यानी कि दोबारा घूमकर 12 पर कब आएगी? एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद। और हर एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो मैं क्या करूंगा, इस 60 को 12 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ये देखो 60 इंटू 12 और यूनिट सेम रहेगा, रेडियन पर मिनट। तो ये जो लिखा हुआ ना, ये एंगुलर स्पीड लिखी हुई है मिनट हैंड की 2 पाई अपॉन 60 एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट्स में वो टाइम पीरियड, यानी कि 60 मिनट हैंड का टाइम पीरियड है। और जबकि ये वाली जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आर हैंड की। और देखो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 60 इंटू 12। 60 मिनट्स को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 12 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट्स, तो अगर मैं 60 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस बार ये टाइम पीरियड किसका बनेगा? इस बार ये टाइम पीरियड बनेगा एंगुलर स्पीड फॉर आर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, मिनट का और आर का। यानी कि मैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। तो चलो देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा। एंगुलर स्पीड मिनट वाली डिवाइडेड बाय एंगुलर स्पीड आर वाली इज इक्वल टू, ऊपर जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी 2 पाई ओवर 60, ऐसा है। और जो अपॉन में वैल्यू आएगी वो कौन सी वाली आएगी? आर वाली, ये वाली 2 पाई ओवर 60 इंटू 12 या 12 इंटू 60, एक ही बात है ना, आगे पीछे करके लिख दिया आपने। कैंसिलेशन करें, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, और ये सिर्फ 12 बचा हुआ नीचे डिवाइड में, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 12, और 12 का अपॉन में कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब कैंसिल हो चुका है, सब कैंसिल। तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो इसका मतलब क्या बचा हुआ होता है? 1 बचा हुआ होता है। ये हमारा आंसर आ चुका है भाई, देख लो आंसर लिखा हुआ है 12 अपॉन 1 का मतलब रेशो क्या बन रहा है? 12:1। और 12:1 आपको आंसर नजर आ रहा होगा सी ऑप्शन के अंदर, 12:1। इसका मतलब मिनट हैंड और आर हैंड का रेशो निकालोगे, मिनट ऊपर और आर नीचे, ठीक है। तो इनका रेशो किसके बराबर आएगा? 12:1 के। कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। इसको उल्टा कर दो, अगर वो आर और मिनट का पूछता, आर ऊपर और मिनट नीचे, तो फिर इसको फ्लिप कर दो, ये हो जाता है 1/12। और 1/12 का मतलब 1:12। बड़ा फर्क है भाई, ये बड़ा फर्क है ना। 12:1 और 1:12 एक बात नहीं है, ये अलग अलग बातें हैं। तो क्योंकि इसने मिनट टू आर बोला था कि मिनट ऊपर और आर नीचे, ठीक है। तो इसका जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12:1। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट इज, और आपको सारे ऑप्शंस के अंदर जो यूनिट नजर आ रहे हैं ना, वो नजर आ रहा है रेडियन पर सेकंड। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ हमें कन्वर्जन करनी है। एंगुलर स्पीड का यूनिट रेडियन पर सेकंड भी होता है, और एंगुलर स्पीड का यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट भी होता है। इसका मतलब आपको ये जो 120 वैल्यू गिवन है ना, ये रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में गिवन है। इसको आपने कन्वर्ट करना है सिर्फ रेडियन पर सेकंड के अंदर, खत्म, इतनी सी बात है, कन्वर्ट करना है खाली। अब देखें कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। आपको कह रहा है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट आपको गिवन है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो कि ये कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर होगी, मतलब यही एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में कितनी होगी। तो एक बात याद रखिएगा, आपको जो भी वैल्यू रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन हो ना, आप सीधा सीधा सिर्फ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि वैल्यू कितनी है 120, है ना, उस वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई अपॉन 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी आरपीएम से, रेवोल्यूशन पर मिनट से, किसके अंदर? रेडियन पर सेकंड के अंदर, बस। तो जो भी वैल्यू आपको एंगुलर स्पीड की रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर गिवन हो, उसको अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, और रेडियन पर सेकंड एसआई यूनिट होता है स्पीड का, एंगुलर स्पीड का, तो जब भी कन्वर्ट करना हो, कोई भी वैल्यू गिवन हो, उसको जस्ट आप 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड के अंदर। तो कर दें मल्टीप्लाई, 60 × 60, 60 2 120, 2 2 4, तो क्या बना आंसर? 4 पाई रेडियन पर सेकंड, बस। ये इसकी एंगुलर स्पीड आ गई किसके अंदर? 4 पाई रेडियन पर सेकंड के अंदर। और आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक्सटर्नल रेडियल, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इंटरनल रेडियल, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे ना, तो याद रखिएगा उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है लाजमी, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये बॉडी
कोई भी सर्किल पर मूव कर रही है, ये सर्किल का सेंटर है, बॉडी अगर यहां पर मौजूद होगी तो उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल, अंदर की तरफ है ये, इंटरनल रेडियल, अलोंग द रेडियस। रेडियल का मतलब क्या होता है, अलोंग द रेडियस। तो क्योंकि ये रेडियस की लाइन है ना, बॉडी यहां पर होगी तब भी इसकी कहां पर होगी, इंटरनल, अंदर की तरफ, और कहां पर, इंटरनल रेडियल। तो भाई जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से भले मूव करे तो याद रखिएगा उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है बार बार ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर दो बच गए थे ऑप्शंस, या तो एक्सटर्नल रेडियल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नल तो नहीं होती ना, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग ऑफ अ कार, और ये जो कार है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और उस सर्कुलर पाथ का आपको रेडियस गिवन है 100 मीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी अगर घूम रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, उस सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करने की एक वेलोसिटी की हद होती है, एक लिमिट होती है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग। अगर कोई गाड़ी उस वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगी, उस लिमिट से वेलोसिटी को बढ़ा देगी, तो वो कार स्किड आउट हो जाएगी, उस सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकल जाएगी, स्लिप हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हर सर्कुलर ट्रैक की रिवॉल्व करने की, उस सर्कुलर ट्रैक पर घूमने की एक वेलोसिटी की लिमिट होती है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग, ठीक है। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो ये होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का म्यू आर जी, ये फॉर्मूला होता है म्यू आर जी। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और देखो इसमें क्वेश्चन में जो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.2, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू गिवन होगी, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, और आपसे पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग। बस आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो मजे की बात, आपको ये दोनों चीजें यहां पर गिवन है, 0.2 ये गिवन है और रेडियस 100 गिवन है और जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो लेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। म्यू 0.2 है, रेडियस 100 है और जी की वैल्यू ये आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी 0.2 इंटू 100, ये हो जाएगा 20। जब मैं 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 196, और 196 का परफेक्ट रेडिकल निकलता है 14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट है। फॉर्मूला नोट कर लिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग, किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर घूमने की, रिवॉल्व करने की हर गाड़ी की एक लिमिट होती है वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्किडिंग, और वो ये होती है म्यू आर जी। आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगी और आपको साथ साथ उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस हमेशा गिवन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड्स नीडल इन अ मैकेनिकल वॉच इज। अभी याद है मैंने आपसे ये नीडल्स का, और ये इसको हम हैंड भी कहते हैं, सुई जो होती है मैकेनिकल वॉच के अंदर, इसका जिक्र पहले किया था। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी जिसमें रेशो हमने फाइंड किया था एंगुलर स्पीड का, मिनट हैंड का और आर हैंड का। इसमें कौन से वाले हैंड की बात कर रहा है, सेकंड हैंड की बात कर रहा है, यानी कि कौन सी नीडल की बात कर रहा है, सेकंड, वो जो सेकंड्स आपको बता रही होती है उसकी आपने एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, है ना, 2 पाई अपॉन टी। अब अगर आपको सेकंड वाली नीडल का, जो सेकंड बताती है, उस सेकंड वाली नीडल का टाइम पीरियड पता हो तो वो टाइम पीरियड यहां पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म बात। तो भाई हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई ओवर। आपको ये सोचना पड़ेगा खाली कि वो जो सेकंड वाली जो नीडल होती है ना, वो कितनी देर में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है। तो भाई वो 60 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। ये सेकंड वाली है ना, तो सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो 60 सेकंड्स उसका टाइम पीरियड होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन करने का। तो इसका मतलब मैं यहां पर टाइम पीरियड की जगह इसकी वैल्यू पुट करूं अगर सेकंड वाली नीडल की, तो क्या पुट करूंगा, 60 सेकंड, और यूनिट क्या रहेगा, रेडियन पर सेकंड। वो जो हमने सॉल्व की थी ना, उसमें मैंने यूनिट पुट किया था मिनट, है ना, एक में 60 मिनट और एक में 12 इंटू 60 मिनट पुट किया था, वो अलग प्रॉब्लम थी, उसमें मिनट हैंड का और आर हैंड का जिक्र था। ये सेकंड वाली नीडल है। तो जनाब टाइम पीरियड सेकंड वाली नीडल का कितना होता है, 60 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 2, 2 3 यानी कि 30 2 30 60। तो क्या बचेगा, ऊपर कौन है, सिर्फ पाई, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, सिर्फ 30, और यूनिट क्या बचा हुआ है, रेडियन पर सेकंड।
तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शंस के अंदर, π/30 रेडियन पर सेकंड। ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी। जो सेकंड वाली नीडल होती है ना, जो सेकंड बताती है वॉच की, उसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो हमेशा कितनी होगी, π/30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। सेंटीपिटल फोर्स हमें फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना। तो सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स का, भाई एक तो होता है mv²/r, mv²/r। मास और रेडियस तो आ गया इसके अंदर, लेकिन यहां पर जो आपको गिवन है ना रेडियन पर सेकंड, इसका मतलब आपको एंगुलर स्पीड गिवन है। तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब सेंटीपिटल फोर्स का वो फॉर्मूला जिसके अंदर एंगुलर स्पीड का जिक्र हो, वो होता है mr और ω²। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है। 3 फॉर्मूला होते हैं सेंटीपिटल फोर्स के, जिसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, mr ω²। m की वैल्यू आपको गिवन है 5, रेडियस आपको 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी आपको कितने गिवन है 2, और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो भाई 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी में आपको ये करेक्ट नजर आ रहा होगा। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले वाले में लिखा हुआ है कि अ व्हील कंप्लीट्स 2000 रेवोल्यूशंस टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। एक व्हील है जो कि 2000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, मतलब 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 2000 दफा घूम रहा है, 2000 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। देन द डायमीटर ऑफ द व्हील, बताओ उस व्हील का जो डायमीटर है वो कितना होगा। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए, और रेडियस का, डिस्टेंस का और 2000 रेवोल्यूशंस यानी कि एंगुलर डिस्टेंस का जो हमारे पास रिलेशन आता है वो कुछ यूं आता है, S = r θ। ये हमारे पास इक्वेशन है, S = r θ। इसमें जो S है वो डिस्टेंस है जो कि आपको कह रहा है कि 9.5 किलोमीटर। इसमें जो R है रेडियस है जो कि आपको कैलकुलेट करना है डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। और इसमें जो थीटा है 2000 रेवोल्यूशंस जिसकी वो बात कर रहा है, यानी कि अगर आपने डायमीटर कैलकुलेट करना है तो एक्चुअली आपने R कैलकुलेट करना होगा। तो R के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S/θ। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस का। और अगर मुझे डायमीटर फाइंड करना हो तो आपको एक बात पता है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो भाई फाइनली अगर मुझे डायमीटर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 2 × R कर दूंगा। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो डायमीटर के लिए 2 × R की वैल्यू किसके बराबर है, S/θ के, S/θ के। ऐसा है। अब मुझे S की वैल्यू पुट करनी है और मुझे थीटा की वैल्यू पुट करनी है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 2 को सेम रहने दो। S कितना डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने, कितना डिस्टेंस कवर किया, 9.5 किलोमीटर। तो भाई अगर 9.5 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं, SI में सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो जब 9.5 को मीटर में लिखोगे आप कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9500। तो 9.5 मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे, 9500 मीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करते हैं, अपॉन में थीटा है। भाई थीटा आपको पता है कितना गिवन है, आपको वो कह रहा है 2000 रेवोल्यूशन। अब मेरी बात सुनिएगा, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। 2 रेवोल्यूशंस का मतलब क्या होगा, 2 × 2 पाई रेडियन। मतलब ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन इसके बराबर होती है। तो अगर 2 रेवोल्यूशंस हैं तो इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 2000 रेवोल्यूशंस हैं तो क्या होगा, 2000 × 2 पाई रेडियन। ऐसा है ना। तो इसका मतलब मुझे जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो ये गिवन है, ये थीटा है 2000 रेवोल्यूशन। तो मुझे रेवोल्यूशन में नहीं लिखना, मुझे SI यूनिट में लिखना है। और SI यूनिट क्या होता है, थीटा का, वो होता है रेडियन। तो इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, वो मैं ये लिखूंगा। तो आपको जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 2000 × 2 पाई। और 2 पाई कहां से आया, क्योंकि आपने रेवोल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर। तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, 2 रेवोल्यूशंस के अंदर 2 × 2 पाई रेडियन होता है, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और अगर 2000 रेवोल्यूशंस हैं तो इसी 2 पाई को आपने 2000 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसका मतलब अपॉन के अंदर मैं 2000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, ये आ गया 2 पाई के साथ। ये नोट कर लो, ये मैं यहां से रब कर देता हूं कि भाई ये 2000 के साथ 2 पाई कहां से आ गया, क्योंकि मैंने रेवोल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया रेडियन के अंदर। ये हमारे पास SI यूनिट होता है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अच्छा अब सॉल्व करते हैं इसको कि हमारा आंसर कैसे आना चाहिए। तो भाई आंसर क्या बनेगा, 2 से
2 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आ रहा है 9500 और डिवाइड के अंदर आ रहा है जो है एक्चुअली होता है 3.14 ना। जब मैं 3.14 को मल्टीप्लाई करूंगा 2000 से, 3.14 का डबल होता है 6.28, डबल ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 जीरो है तो डेसिमल को 3 दफा आगे ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल 3.14 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 6.28 और 6.28 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6280। पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब आपने 950 को डिवाइड करना है 628 से, तो 950 को डिवाइड करना है 628 से, तो रफली एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, रफली चेक कर लेते हैं 950, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा 628, ऐसा है। अच्छा 628 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम 1 से, तो आंसर आ जाएगा 628। अब इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं भाई, 0 मतलब 5 में से 1 इधर गया, 10 में से 8 जाएंगे, बच जाएगा 2, ये 4 था, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 6 चलेंगे, ये बच जाएगा 3, ऐसा है। फिर अब 628 और 322 छोटा हो गया तो आप पॉइंट लगाते हैं और 0 लगा देते हैं। अब ये देखो ये 600 है, ये 600 कुछ है और ये 3000 कुछ है, तो 600 का और 3000 का रिलेशन कब बनता है, 5 जा 600, 5 जा 3000, ऐसा है ना। तो इसका मतलब अब आप यहां पर जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, मतलब किसी वैल्यू से, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ताकि इसके करीब करीब आ जाए। तो 1.5 हमारा ये आंसर आ चुका है, 1.5 लिखा हुआ ऑप्शन के अंदर, 1.5 मीटर। एक्चुअली दिस इज आवर आंसर, ये हमने डिवाइड करने के बाद सीख लिया, ठीक है। तो डायमीटर व्हील का कितना आ रहा है, 1.5 मीटर। हमने डायमीटर कैलकुलेट किया जनाब, और डायमीटर के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, रेडियस का फॉर्मूला यूज किया, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद छोटा सा सॉल्यूशन है, आपको समझाता हूं तो टाइम लगता है, जब ये आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस के बाद तो आपको टाइम नहीं लगेगा। सो द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.5 मीटर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द साइकिल व्हील इज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक साइकिल का व्हील है और उसका जो रेडियस है वो 0.4 मीटर का रेडियस है और वो एक रेवोल्यूशन जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। मतलब टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकंड और आपको रेडियस गिवन है 0.4 मीटर, और अगर टाइम पीरियड और रेडियस गिवन हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द व्हील, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो जनाब अगर वैल्यूज पुट करना चाहें तो 4, उसके बाद पाई स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 0.4, और अपॉन में टाइम पीरियड 1 है ना, वो कह रहा है ना कि एक रेवोल्यूशन 1 सेकंड में कर रहा है, तो ये टाइम पीरियड तो 1 सेकंड हो गया, सिंपल सी बात है। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन कितना बोल रहा है, 1 सेकंड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16, तो 16 का मतलब पॉइंट डेसिमल लगा हुआ ना 1.6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.6। पाई स्क्वायर को हमने कुछ नहीं किया तो पाई स्क्वायर को सेम रहने दें, और एक्सेलरेशन फाइंड की है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1.6 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उस व्हील के पॉइंट की एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन एरोप्लेन is flying with a uniform speed of 100 मीटर पर सेकंड along a circular path of radius 100 मीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है एरोप्लेन की एंगुलर स्पीड, है ना। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, उसमें एंगुलर स्पीड का हमने जो फॉर्मूला टिक किया था ना, आपने उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। 100 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब आपको v की वैल्यू गिवन है, मीटर पर सेकंड लीनियर स्पीड होती है, और 100 मीटर मतलब आपको रेडियस गिवन है। तो भाई एंगुलर स्पीड अगर आपने फाइंड करनी हो एरोप्लेन की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v ओवर r। v कितनी गिवन है आपको, 100 मीटर पर सेकंड, और r भी कितना गिवन है आपको, 100 मीटर गिवन है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंगुलर स्पीड आ जाएगी एरोप्लेन की वो कितनी आ जाएगी, 1 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होती है।
तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो एमसीक्यूज है, सेकंड एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो सेकंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन जीरो। थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा की वैल्यू गिवन है आपको और आपको आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अच्छा यहां जो है ना आपको ओमेगा और आर की वैल्यूज वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आई जे के फॉर्म में गिवन हो। और याद रखिएगा अगर आपको v कैलकुलेट करने का बोले, लीनियर वेलोसिटी का मतलब v कैलकुलेट करने का बोले, और अगर आपको ओमेगा और आर इस तरीके से आई जे के फॉर्म में गिवन हो ना, तो याद रखिएगा v का जो ऑर्डर है ना आप रखिएगा ओमेगा आर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, जब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर याद रखिएगा, ओमेगा पहले आएगा, आर बाद में आएगा। आर पहले और ओमेगा पहले बाद में कर दिया तो ऑर्डर चेंज होने की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर मतलब ओमेगा पहले और आर बाद में। अभी देखो मैंने ऑलरेडी पहले इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और बीच में क्रॉस, क्योंकि हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये आ गई आर की वैल्यू बाद में। ठीक है, अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डिटरमिनेंट वाला, ठीक है, जिसमें आप डिटरमिनेंट बनाते हैं, आप फर्स्ट रो के अंदर आई जे के, फिर सेकंड रो के अंदर फर्स्ट वेक्टर की वैल्यूज, फिर थर्ड रो के अंदर दूसरे वेक्टर की वैल्यूज, फिर आप इनको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है, ये मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैंने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड करी थी, वेक्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, है ना। तो उस वेक्टर के एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने डिटरमिनेंट से किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना होता है। मैं अभी इस सेंस में अभी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं आपको एक और मेथड से सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, दूसरा मेथड देख लीजिएगा, इस मेथड से मैं इसको कैसे सॉल्व करवा रहा हूं। देखें, आपने करना क्या होता है कि आपने इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर मैं इस 3i की बात करूं, सबसे पहले मुझे इस 3i को इस ब्रैकेट की हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, जे को जे से करोगे तो जीरो हो जाएगा, के को के से करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी सेम को मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस 3i को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं इस 5i से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस 3i को मल्टीप्लाई करूंगा j से, मैं इस 3i को मल्टीप्लाई करूंगा k वाली वैल्यू से। चलें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सबसे पहले 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा j वाली वैल्यू से, तो देखिएगा गौर से, ये माइनस की ना, तो प्लस माइनस सबसे पहले मैं लगा दूंगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस 3 6 ये आ जाएगा 18, और 18 के बाद अब जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपने उनको क्रॉस करके लिखना है, पहले कौन है i और बाद में कौन है j, इसको आप ब्रैकेट में लिख दिएगा i क्रॉस j, ऐसे ब्रैकेट में करके, यानी कि आपने इसके i को इसके j के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 6 माइनस 18 बन चुका है, और साथ में i क्रॉस j आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा इन दी एंड आपने इस i क्रॉस j का करना क्या है। चलो फिलहाल इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं k से, तो 3 6 लेकिन इस बार है पॉजिटिव, 3 6 अगेन 18, यह आ जाएगा पॉजिटिव 18, और साथ में i, यहां पर i है और क्रॉस लगा के k, i क्रॉस k। ठीक है, अच्छा आपने i को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के साथ, अब बारी है इस ब्रैकेट के j को, इस ब्रैकेट के j को मल्टीप्लाई करना है i के साथ, और इसी j को मल्टीप्लाई करना है k के साथ, क्योंकि j को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले j के साथ है कौन, माइनस, और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस यह आ जाएगा माइनस माइनस, तो 4 5 20, और ऑर्डर क्या रहेगा, यहां पर j और यहां पर i, तो j क्रॉस i, ऑर्डर चेंज नहीं करना भाई, j क्रॉस i, ये आ गया j क्रॉस i। ठीक है, देन अब इसी j को मैं मल्टीप्लाई करूंगा k वाली वैल्यू से, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 6 24, यह आ जाएगा 24, और साथ में इधर है j और यहां पर है k, तो क्या बनेगा j क्रॉस k, j क्रॉस k, ऐसा है। अब बारी है सबसे लास्ट में k की, आपने k को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां देखो ये k मल्टीप्लाई होगा i के साथ, और ये k मल्टीप्लाई होगा j के साथ, k को k से नहीं करना। अच्छा प्लस और प्लस, प्लस का 5 1 5, तो हो जाएगा प्लस 5 1 5, ऑर्डर क्या रहेगा k क्रॉस i, तो k क्रॉस i। ठीक है, अच्छा अब इस k को मल्टीप्लाई करना है j के साथ, तो प्लस माइनस सबसे पहले आप लगा दो माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन। अच्छा यहां पर है 6 6 1 6, और उसके बाद ऑर्डर क्या रहेगा k क्रॉस j, ये आ जाएगा k क्रॉस j। ये आपने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया, ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही आपका सेकंड या थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले लिख के बता रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ना, और अगर आपको याद हो,
देखो याद करने की पता है चीज क्या है, ये वाली चीज है आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये याद करने की चीज है। अगर आपको ये याद हो जाए ना, ये वाला मेथड बहुत आसान है। देन के जे क्रॉस आई, देन के क्रॉस जे, एंड देन आई क्रॉस के। आपको बस ये याद रखना है, आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के, जे क्रॉस के बराबर होता है पॉजिटिव आई के क्रॉस आई बराबर होता है पॉजिटिव जे के, आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, जे क्रॉस आई माइनस के। ये पॉजिटिव आए तो यहां पर माइनस आए, ये पॉजिटिव जे तो यहां पर माइनस जे। ये मैं वेक्टर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ये बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, 2 साल पुरानी, उसके अंदर मैंने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था। ये कॉन्सेप्ट देखना हो ना तो वेक्टर प्रोडक्ट वाले को देख लेना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया। अभी हम जल्दी पढ़ रहे हैं ना क्योंकि हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर तो आपको ये चीजें याद है ना, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, जे क्रॉस के किसके बराबर है, के क्रॉस आई किसके बराबर, अगर आप इसको याद कर लो ना, क्रॉस प्रोडक्ट को इस वाले मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, या यकीन करिएगा अगर आप इन चीजों को याद कर लें। ठीक है, इसको फिलहाल मैं रब कर देता हूं, मुझे याद है, मैं आपको बताते जाऊंगा मैंने आपको क्या क्या लिखवाया है। ठीक है, आप मैच करते जाइएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलें अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो मैं -18 को सेम रहने दूंगा, सॉरी -18 छोड़ दो। पहले आप सिर्फ ब्रैकेट को नोट करें, ब्रैकेट में है क्या भाई। ब्रैकेट में आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, मैंने यहां लिखा था आई क्रॉस जे बराबर होता है पॉजिटिव के। इसका मतलब ये -18 के साथ क्या आ जाएगा, के। ठीक है, आगे चलते हैं। आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर होता है पॉजिटिव जे के, जबकि आई क्रॉस के बराबर हो जाता है नेगेटिव जे के। इसका मतलब इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस जे, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 18 जे, यानी कि आई क्रॉस के किसके बराबर हो गया, नेगेटिव जे के बराबर हो गया। आगे चलते हैं, जे क्रॉस आई क्रॉस जे हो तो पॉजिटिव के होता है, जे क्रॉस आई हो तो नेगेटिव के होता है। तो ये देखो नेगेटिव के, नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 20 तो सेम रहेगा, ब्रैकेट की जगह जे क्रॉस आई की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के। ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो चुके हैं। आगे चलते हैं, जे क्रॉस के ये पॉजिटिव होता है, जे क्रॉस के बराबर होता है पॉजिटिव आई के। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव आई रहेगा, ये माइनस माइनस ही रहेगा, 24 और 24 के साथ ये आ जाएगा आई, ऐसा है। देन आगे नेक्स्ट के अंदर क्या बचा हुआ है, ये आ गया के क्रॉस आई बराबर होता है पॉजिटिव जे के। पॉजिटिव जे का मतलब ये हो जाएगा कि प्लस प्लस रहेगा, 5 के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा जे। आगे चलते हैं, के क्रॉस जे, देखो एक होता है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बराबर होता है पॉजिटिव आई के, जबकि के क्रॉस जे बराबर होता है नेगेटिव आई के। तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा प्लस का 6, और ये किसके बराबर है, ये आ गया आई के बराबर। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको इनकी वैल्यूज पता हो ना, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये वाला मेथड बहुत आसान है। अब आपने पता है क्या करना है, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर आ चुका है। सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आई को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, जे को कर लो, के को कर लो, हमारा आंसर आ चुका है। कोई डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पहले आई जे के लिखें, फिर फर्स्ट फैक्टर की वैल्यूज लिखें, फिर सेकंड की लिखें, फिर आप क्रॉस में पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, फिर उनको ऐड करें। ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको इनकी वैल्यूज याद हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, पहले आई वाली को कर लेते हैं। भाई आई वाला कहां नजर आ रहा है मुझे, एक आई ये रहा और एक आई ये रहा, ये है -24 और ये है +6। अगर मैं -24 में से 6 निकाल दूं, ये बच जाएगा -18, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 आई को सॉल्व कर लिया हमने। आई को हटा दो, अब आई को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई को सॉल्व करके लिख दिया। अब जे को डिस्कस करते हैं, जे कहां है, एक जे ये रहा और एक जे ये रहा। -18 में से 5 निकाल दो, ये बच जाएगा माइनस का 13 जे डिस्कस कर लिया, इसको हटा दो। अब के की बात करते हैं, प्लस का 20 और माइनस का 18, 20 में से 18 जाएंगे, ये बच जाएगा प्लस का 2k, और ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, ये हमारा आंसर है लीनियर वेलोसिटी का। -18 आई, -13 जे और प्लस का 2k, और ये हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखो मेथड आसान है। ये मेथड जब आसान है जब आपको इनकी वैल्यूज याद हो, आई क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस जे, के क्रॉस आई क्रॉस के। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो यकीन करना ये वाला मेथड बहुत आसान है, आप इससे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज -18 आई, -13 जे एंड +2k। ठीक है, ये रहे हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 किलोग्राम कार इज मूविंग विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ या मैक्सिमम स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड
और जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रही है उसका रेडियस आपको गिवन है 30 मीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार एंड द रोड इज, आपसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है वो। अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी कोई गाड़ी किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है ना, कोई भी सर्कुलर ट्रैक पे कोई भी गाड़ी घूम रही हो, तो याद रखिएगा सर्कुलर ट्रैक पे तो मूव करने वाली हर बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ऐसा पहली बात तो क्लियर है। सर्कुलर ट्रैक पर घूमने वाली गाड़ी पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है फ्रिक्शन। अगर कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, कभी भी कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पर घूम नहीं सकती, रिवॉल्व नहीं कर सकती। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली वो फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा, वो आपसे फ्रिक्शन के जरिए आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछना चाह रहा है। तो याद रखिएगा इस कंडीशन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछ भी रहा है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कंडीशन पता है क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि स्मॉल एफ उतनी ही होगी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² ओवर r। आपको मास भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो इनकी वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देते हैं। मास आपको गिवन है 100, स्पीड आपको गिवन है 9, तो 9 स्क्वायर है तो मैं 2 दफा लिख देता हूं, और डिवाइड के अंदर रेडियस कितना गिवन है? ये आ गया 30। ठीक है, सो भाई 3 1 3, 3 3 9, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा हुआ है? 9 3 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 270। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई? 270 न्यूटन। यानी कि इन तीन में से जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि 270 न्यूटन। फ्रिक्शन पूछा था, लेकिन फ्रिक्शन का मतलब आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो जो गाड़ी घूम रही है, ठीक है, उस गाड़ी पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो उतनी ही होगी जितनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो आपने फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। 270 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार। ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैं आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन करवाया था, जिसको मैंने आपको कहा था मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्किडिंग ऑफ अ कार। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है 30 मीटर और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.4। उस वाले क्वेश्चन में भी 0.4 थी, अभी भी 0.4 है। म्यू की वैल्यू फाइंड क्या करनी है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। सर्कुलर ट्रैक पर घूमने वाली जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसका फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम स्पीड का? वी मैक्सिमम क्या होता है? म्यू आर जी। ठीक है, आपको म्यू भी गिवन है, आपको आर भी गिवन है और जी हमें पता होता है। भाई म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.4 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 इंटू और बाकी ये आ गया 10। ऐसा है। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 4 3 12 करेंगे, 0 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 3 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 120। और 120 का रेडिकल परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं 100 होता तो 100 का रेडिकल निकालता तो वो बनता 10। ऑप्शंस अगर आप देखें तो कहीं कहीं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10.8 समथिंग, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 9.8 समथिंग। तो इसका मतलब कम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि 100 से बड़ी वैल्यू है। 100 से बड़ी का वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि 10 10 100 होता है और उसके बाद 20 वाला फैक्टर आ रहा है ना, तो इसका मतलब 10.8 11 का होता है। 11 11 144, तो 144 के करीब है ना, करीब है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10.8 मैक्सिमम वेलोसिटी। सो वी मैक्सिमम कितना आ रहा है? 10.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 70 रेडियन पर सेकेंड इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 मीटर। लीनियर वेलोसिटी बताओ व्हील की क्या होगी? तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब v की बात करते हैं, तो आपने v कैलकुलेट करना हो, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस गिवन हो तो हमारे पास v का फॉर्मूला क्या होता है? r ओमेगा। ठीक है, तो आपको r की वैल्यू गिवन है 0.5, रेडियस गिवन है 0.5 और ओमेगा की वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 70। भाई 0.5 तो एक ऐसा नंबर होता है जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो उसको हाफ कर देता है। तो अगर मैं 70 को हाफ करना चाहूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 35 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 35 मीटर पर सेकेंड।
ये रहे हमारे पास नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। चार फोर्सेज का जिक्र हुआ हुआ यहां पर। आपसे पूछ रहा है बताओ इन चार फोर्सेज में से वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होती है। तो जनाब एक बात सुनिएगा, ये बात मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट की जाती है वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर मोशन भी नहीं, खत्म बात। तो इसका मतलब द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फोर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड कंप्लीट्स द सर्किल इन टाइम t। ठीक है, द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन चार ऑप्शंस में से उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। मतलब एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन करनी पड़ेगी आपको उसके अंदर। डेरिवेशन कर लेते हैं भाई। जिस एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है वो कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो क्या होता है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमें पता है फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमें डेरिवेशन करनी है, कुछ भी करके ऐसा फॉर्मूला बनाना है एक्सेलरेशन का जो इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन से मैच हो जाए और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर ओवर आर को आप पता है ऐसे भी लिख सकते हैं वी ओवर आर इंटू वी। स्क्वायर को ब्रेक कर दो, स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो वी अपॉन आर इंटू वी, ऐसा है ना। तो v से v मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। ये जो v अपॉन आर है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है जो हमने इस चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू सॉल्व किया था, उसमें इस वाले फॉर्मूले का जिक्र किया था। ये किसका फॉर्मूला है, ओमेगा का, v अपॉन आर। तो इस v अपॉन आर की जगह आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, v। तो देखें फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू v। इसकी जगह आ गया ओमेगा और इंटू v एज इट इज मौजूद है। अच्छा, अब आपको ओमेगा का फॉर्मूला पुट करना है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। डेरिवेशन है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। बस जितना आपको फॉर्मूला याद होंगे आप करेक्ट इक्वेशन पर टिक कर सकते हैं, या आप न्यूमेरिकल के मुताबिक कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, आपको डेरिवेशन ऐसे ही करनी आती है। भाई ओमेगा की जगह मैं इसका फॉर्मूला पुट करूं अगर, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और मल्टीप्लाई के अंदर कौन मौजूद है, मल्टीप्लाई के अंदर आ गया v। ऑप्शन आ चुका है हमारा, देखो ऑप्शन ए मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन ए 2 पाई v अपॉन टी, है ना। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेलरेशन कितनी है पार्टिकल की, 2 पाई v अपॉन टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये रहे नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन traveling with a speed of 400 meter per second as it goes round a curve of radius 160 meter is। आपको स्पीड गिवन है, मीटर पर सेकंड का मतलब v की वैल्यू गिवन है कितनी, 400 मीटर पर सेकंड, और आपको रेडियस गिवन है 160 मीटर। स्पीड और रेडियस गिवन हो और अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा हो तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, v स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, आपको स्पीड गिवन है 400 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे, रेडियस आपको कितना गिवन है 160। तो भाई जब आप 400 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, ये 16 हो जाएगा, बाकी 2 जीरो है तो 2 जीरो का मतलब ये 4 जीरो हो जाएंगे। डिवाइड कर दो 160 से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, यानी कि 1000 बचा हुआ है। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में अगर आप चेक करें तो ऑप्शन में आपको 1000 का ही नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर आपको 1 किलोमीटर जरूर नजर आ रहा है। तो भाई 1000 का मतलब क्या होता है, किलो ही तो होता है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1000 का मतलब क्या होता है, किलो। तो ये आ जाएगा किलो, किलो के बाद बाकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, जबकि दूसरा क्वेश्चन जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो तीसरी दफा रिपीट हुआ है आज के लेक्चर के अंदर। ये मैंने जानबूझ के रिपीट किया ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वही क्वेश्चन है भाई, सबसे लास्ट में देखो क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन मूव इज। मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर ट्रैक की, आपको सर्कुलर ट्रैक में सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है 800 किलोग्राम, ये किसी काम का नहीं है, ऐसे दिया हुआ है, यूज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको जो वैल्यूज गिवन होती है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होती है, यार इसको भी यूज करो, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो इसका मतलब इस 800 किलोग्राम का कहीं यूज नहीं है। आप सिर्फ दो चीजें देखें, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, म्यू आर जी। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू चेंज है लेकिन थर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, म्यू आर जी। बस आपने ये ढूंढना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है और रेडियस कितना है, बस। तो भाई इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.5 इंटू रेडियस कितना गिवन है 40 इंटू जी की वैल्यू 9.8। बस इन सबको मल्टीप्लाई करके रेडिकल निकाल लेंगे हम लोग। तो जब आप 40 का हाफ करोगे, 0.5 का मतलब हाफ हो जाएगा, तो 20, और 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 196, और 196 का रेडिकल कितना निकलता है 14। ये तो याद कर लो, 14 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, और करेक्ट ऑप्शन कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा होगा आपको करेक्ट ऑप्शन, 14 मीटर पर सेकेंड। ये रहे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड का मतलब है आपको v की वैल्यू गिवन है, v, ठीक है। इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का काम नहीं होता, हमारा काम होता है रेडियस का। जब भी डायमीटर गिवन हो तो आप हमेशा उसका हाफ कर दो, वो बन जाएगा रेडियस। तो 1 मीटर आपको डायमीटर गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहा है, इट्स एंगुलर स्पीड इज। तो जनाब एंगुलर स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, v अपॉन आर ना। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या, v ओवर आर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आपको लीनियर स्पीड गिवन है कितनी, 20, तो यहां पर मैं 20 पुट कर दूंगा। और रेडियस, भाई रेडियस आपको गिवन नहीं है डायरेक्टली, आपको गिवन है डायमीटर। जितना भी डायमीटर गिवन हो उसको हाफ कर दो, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना गिवन है 1, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5। इसका मतलब मैं रेडियस 1 पुट नहीं करूंगा, रेडियस कितना पुट करेंगे आप 0.5। 0.5 एक ऐसा नंबर होता है जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको हाफ करता है, और जिससे डिवाइड होता है उसको डबल कर देता है। 0.5 अगर मल्टीप्लाई में होगा तो उसको हाफ कर देगा, 0.5 जिसके डिवाइड में होगा उसको डबल कर देगा। तो भाई यहां पर डिवाइड में है ना, तो 20 का डबल कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना आ रहा है, 40 रेडियन पर सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रेडियस की वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब स्पीड की वैल्यू गिवन है आपको, v की वैल्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताओ कितनी है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है वो क्या, v² ओवर r, ऐसा है। अच्छा, वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है 10, तो आप यहां पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 का हम स्क्वायर करेंगे। रेडियस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 की बात करें अगर हम सेंटीमीटर की, तो 50 सेंटीमीटर एक्चुअली बराबर होता है 0.5 मीटर के, 0.5 मीटर के। क्योंकि जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं ना, तो जो भी वैल्यू गिवन होती है आप उसको डिवाइड करते हैं 100 से। तो अगर मैं 50 को 100 से डिवाइड करूं, आंसर कितना आएगा 0.5 मीटर। इसका मतलब मुझे रेडियस 50 पुट नहीं करना, क्योंकि वो सेंटीमीटर में गिवन है। कन्वर्ट किए बगैर पुट कर दोगे गलत हो जाएगा आंसर, है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 50 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 0.5 मीटर। तो ये आ जाएगा 0.5। जनाब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 और 100 के हाफ अपॉन में कौन है 0.5, वही वाली कहानी। 0.5 जिसके भी अपॉन में होता है, जिससे भी डिवाइड कर रहा होता है उसको वो डबल कर देता है। तो 100 का डबल कितना होता है 200। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का, वो कितना 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने आज के क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन से चैप्टर के, सर्कुलर मोशन के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम्स रही होंगी न्यूमेरिकल्स इन किस्म के क्वेश्चंस में, तो वो आपसे, आपकी जो है वो दूर हो गई होंगी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो इस किस्म के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में,
तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत यूज़फुल रहेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस को करते रहिएगा। ये थे मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इस सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए जो है वो पिछली वीडियोस की तरह जो है वो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो आप इसको शेयर करें अपने आपस में जो है वो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। ज़ाहिर सी बात है सबके टेस्ट करीब हैं, सब कहीं ना कहीं अपीयर होंगे टेस्ट के अंदर, मतलब जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप शेयर करेंगे तो अच्छा है, फ़ायदा होगा सबका। ठीक है, बाकी ये है कि ये था हमारा MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 आज का। फिर कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। फिर मैं लेक्चर नंबर 4 भी अपलोड करूँगा MCQ का, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।